Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. Dear students, today we'll discuss about our third type of farming, that will be commercial farming, और commercial farming का ही पार्ट है plantation agriculture. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में. स्टूडेंट्स, हमारी 3 टाइप्स की फार्मिंग थी. पहले हमने डिस्कस किया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और नाउ वी विल डिस्कस थर्ड लास्ट कमर्शियल फार्मिंग, और उसका एक पार्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में, जिससे हमारी तीनों टाइप की फार्मिंग कवर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं कमर्शियल फार्मिंग के बारे में. तो स्टूडेंट्स, कमर्शियल फार्मिंग, यहाँ पर मैंने हिंदी में वर्ड्स भी यूज़ किए हैं. कमर्शियल फार्मिंग मीन्स वाणिज्यिक कृषि, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आई हैं कि मैम आप सिर्फ हिंदी में लिख दीजिए ताकि हम रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि आप कौन सा टॉपिक करवा रहे हैं, क्योंकि हिंदी मिलने वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी. तो कमर्शियल फार्मिंग को हम बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि. कमर्शियल का मतलब होता है, कमर्शियल मीन्स एज अ बिजनेस पर्पस, जो चीज़ हम बिज़नेस के लिए करते हैं. और स्टूडेंट, बिज़नेस में हम कोई भी चीज़ करते हैं वो हम अर्निंग के लिए करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं. क्योंकि पिछले जो हमने फार्मिंग की थी उसमें सब्सिस्टेंस वर्ड जुड़ा हुआ था. सब्सिस्टेंस में होता है अपने गुजारे के लिए यूज़ करना. जो चीज़ हमें चाहिए, हम अपना गुजारा करने के लिए क्रॉपिंग कर रहे हैं, अपना गुजारा करने के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो सब्सिस्टेंस आ जाएगी. कमर्शियल मतलब बिज़नेस पर्पस के लिए जो चीज़ कर रहे हैं. बिज़नेस में यहाँ पर आ जाएगा कि हम कोई भी काम करेंगे, उसमें जो हमारा मोटिव जो रहेगा वो अर्निंग का रहेगा, हमारा मोटिव जो रहेगा वो प्रॉफिट का रहेगा. तो कमर्शियल फार्मिंग से आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि ये जो फार्मिंग है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, ताकि हम अर्निंग कर सकें. और अर्निंग तब होगी जब हम क्रॉप को मार्केट में सेल करेंगे. सब्सिस्टेंस के लिए नहीं, सेल के लिए यूज़ करेंगे. तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डन ऑन लार्ज स्केल. लार्ज स्केल मीन्स आपने देखा है, जब पीछे मैंने आपको डिस्कस किया था, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसमें जो फार्म लैंड होते थे वो बहुत ही छोटे छोटे होते थे, और इनहेरिटेंस रूल चलता था. इनहेरिटेंस के कारण जो उनका लैंड होता था वो डिवाइड हो जाता था. अब लैंड जब डिवाइड होगा तो लार्ज स्केल पर उनको लैंड नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर छोटे छोटे लैंड्स पर खेती होती थी. पर अगर कमर्शियल फार्मिंग की बात करें, कमर्शियल फार्मिंग में एक बड़ा ट्रैक लिया जाता है, उस बड़े ट्रैक पर लार्ज स्केल पर फार्मिंग की जाती है, और उसका मोटिव क्या होता है, टू अर्न गुड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर से गुड इनकम कैसे आएगी? एग्रीकल्चर से गुड इनकम आएगी हाइयर प्रोडक्शन के कारण. अब जितना एक किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, उतनी ही ज़्यादा उसको इनकम मिलेगी. तो इसकी एक करैक्टरिस्टिक तो आपको यहाँ से भी क्लियर होगी कि लार्ज स्केल पर फार्मिंग होती है. और लार्ज स्केल पर क्यों करता है फार्मर? टू अर्न गुड इनकम. किससे इनकम अर्न होगी? जब उसका प्रोडक्शन हाइयर होगा. अब प्रोडक्शन हाई करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाती है ताकि जो फार्मर का जो आउटपुट है, फार्मर का जो प्रोडक्शन हो, जो उसकी क्रॉपिंग हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. अब उसके लिए क्या क्या यूज़ किया जाएगा? फॉर दिस फार्मर यूज़ हाइयर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. क्या क्या यूज़ करता है? HVY सीड्स, मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करता है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो. इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कि कहीं भी इंसेक्ट लगने की वजह से क्रॉप ख़राब ना हो, तो इन चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है. और साथ के साथ गुड इरीगेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड रहता था कि मॉनसून पर बारिश हुई तो ठीक है, बारिश नहीं हुई तो किसान की खेती नहीं हो पाती थी. तो यहाँ पर गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़ का भी यूज़ किया जाता है ताकि आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकले, क्योंकि यहाँ पर जो मेन मोटिव है यहाँ पर अर्निंग का है. तो फार्मर कोशिश करता है जितने ज़्यादा वो आउटपुट यूज़ कर सके, उस आउटपुट में वो उतना आउटपुट कैसे आएगा? जब वो ये फैसिलिटीज़ का यूज़ करेगा. तो क्योंकि उसने सारी जो खेती करनी है वो कमर्शियलाइजेशन के लिए करनी है, उसने बेचने के लिए करनी है फार्मर ने. तो ये कमर्शियलाइजेशन में जो मेन मोटिव है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अर्निंग का है. अब द अमाउंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग वेरीज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. ज़रूरी नहीं है एक एरिया पर अगर एक क्रॉप का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, मतलब उसको बेचा जा रहा है, तो दूसरे एरिया में भी उसका कमर्शियलाइजेशन हो. नहीं, ये
हर जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन, हर जगह की इरिगेशन फैसिलिटीज़ और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, सॉइल हो गया, वहाँ का लैंड कैसा है, इवन है या अनइवन है, बड़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है किसी क्रॉप का उगाना और उसका कमर्शलाइजेशन करना। क्योंकि अब देखिए जैसे राइस है, राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, राइस को अगर पानी चाहिए तो वो उन एरिया में उगाया जाएगा जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी। जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी वहाँ पर वो क्रॉप नहीं उगेगी। तो बड़े सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं किसी भी क्रॉप को उगाने में। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं राइस का। राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। देखो राइस और वीट दो क्रॉप तो आपको पता ही है उगाई जाती है हमारे हरियाणा में, बट हरियाणा और पंजाब में राइस का तो कमर्शियलाइजेशन किया जाता है पर वीट का कमर्शियलाइजेशन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जितना वीट उगाया जाता है मोस्टली उतना लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो एक तरह से वो जो वीट है वहाँ पर सब्सिस्टेंस क्रॉप बन जाएगा कि लोग उसकी खेती कर रहे हैं। किस लिए खेती कर रहे हैं? अपने गुजारे के लिए कर रहे हैं। पर राइस इतना कंज्यूम नहीं करते, तो राइस का वो क्या करते हैं? कमर्शलाइजेशन करते हैं, राइस को बेचते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। इन द सेम वे बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। और राइस जो है वो उड़ीसा में सब्सिस्टेंस क्रॉप है, क्योंकि राइस जो है वहाँ के लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो उसको सेल नहीं करते हैं। तो हर एरिया में ज़रूरी नहीं है कि अगर उस क्रॉप का कमर्शलाइजेशन हो रहा है तो दूसरे एरिया में भी कमर्शलाइजेशन हो। वीट का कमर्शलाइजेशन नहीं होता पंजाब हरियाणा में, राइस का होता है। जबकि उड़ीसा में राइस का कमर्शलाइजेशन नहीं होता, राइस का बिजनेस नहीं होता। वहाँ पर राइस को सब्सिस्टेंस क्रॉप की तरह यूज़ किया जाता है कि जितना उगाते हैं वो लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस में अलग अलग क्रॉप्स का कमर्शलाइजेशन होता है। अब स्टूडेंट आई होप आपको कमर्शियल फार्मिंग के बारे में क्लियर हो गया, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। अब इसी का एक पार्ट है दैट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं रोपण कृषि। प्लांटेशन से आप याद करना जब एक ही प्लांट उगाया जाए, मतलब ये पार्ट तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट है, बट इन दिस ओनली अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन। एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल फॉर सेल ओनली टू अर्न मनी। ये कमर्शलाइजेशन का पार्ट है। तो कमर्शलाइजेशन की फीचर्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आ जाएगी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की फीचर्स कमर्शलाइजेशन में आ जाएगी। पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आप ये ज़रूर लिखेंगे ओनली अ सिंगल कैश क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। और उसमें हमने लिखना है कि हम जो क्रॉपिंग करते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं। यहाँ पर सिंगल कैश क्रॉप आप जरूर लिखेंगे। और सिंगल कैश क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर सेल। सेल मीन्स बेचने के लिए करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अर्निंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो। इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। अब स्टूडेंट्स हमने जब पीछे फार्मिंग पड़ी थी वो थी लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब वहाँ पर जो फार्मर के ट्रैक्स होते थे वो छोटे छोटे होते थे, तो वहाँ पर वो लेबर से काम चल जाता था। फैमिली की लेबर जो है वही सफिशिएंट होती थी काम करने के लिए। अब यहाँ पर जो ट्रैक है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है। उस बड़े एरिया में जितने भी इनपुट्स लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले में हमने सब्सिस्टेंस में इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि लैंड छोटा है। अगर हम इतनी बड़ी मशीनरी परचेज करेंगे तो इतना प्रॉफिट अर्न ही नहीं होगा, वहाँ पर मशीनरी लगाने का फ़ायदा नहीं है। पर यहाँ पर ट्रैक इतना बड़ा है कि यहाँ पर हम न्यू मशीनरीज, मॉडर्न मशीनरीज अर्न कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पर माइग्रेंट लेबरर्स की हेल्प से भी फार्मिंग की जाती है। माइग्रेंट लेबरर्स क्या होते हैं? क्योंकि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एक ही टाइप की खेती होती है। अब घर की लेबर से काम नहीं चलेगा तो बाहर की लेबर भी चाहिए होती है। तो जो लोग जहाँ पर रह रहे होते हैं अगर वहाँ पर काम नहीं है तो वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते हैं। तो एक जगह से दूसरे एरिया में जाना, दूसरी जगह पे जाना, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं माइग्रेंट। और काम करने वाले हो गए तो क्या बन गया? माइग्रेंट लेबरर्स। जो एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाते हैं उसको हम माइग्रेंट लेबरर्स कहते हैं। माइग्रेंट लेबर्स की हेल्प से यहाँ पर काम किया जाता है। द प्लांटेशन हैज़ अ इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इंटरफेस का मीनिंग है यहाँ पर, इंटरफेस मतलब कनेक्टिविटी क्रिएट करना, कहीं ना कहीं कनेक्शन मेंटेन करना, किसके बीच में? एग्रीकल्चर के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में। तो इसलिए प्लांटेशन इज़ कंसिडर्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर बिकॉज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रीज। जो भी
प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो भी उगाया जाता है वो ट्रीट किया, ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़, वो सीधा इंडस्ट्रीज़ में पहुंचाया जाता है ताकि वो उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करें। और उसको, क्योंकि हमने यहाँ पर मोटिव क्या रखा है, बेचने का, बेचने के लिए। जैसे अब मान लो कॉफ़ी है, टी है, जो उनकी पत्तियाँ आती है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है सारा का सारा वो प्रोडक्शन कहाँ जाता है, फैक्ट्रीज़ में जाता है, इंडस्ट्रीज में जाता है, इंडस्ट्रीज़ में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तब उसको सेल किया जाता है। तो इसलिए जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसमें सारा काम सेल का है, और सेल के लिए प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। प्रोडक्शन कहाँ होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, इंडस्ट्री में होगी। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। कौन, प्लांटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इट रिक्वायर्स वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब आपको पता है आपने सारा प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में देना है। अब इंडस्ट्री में देने के लिए आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ हैं, मार्केट है। अगर आपको एक जगह से सामान दूसरी जगह पे पहुँचाना है तो आप सबसे पहले रोड्स, रेलवेज़, ये चीज़ें देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, कि क्या वहाँ पर ऐसा एरिया है कि जहाँ पर प्लांटेशन हो रही है, जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है, उस एरिया को हम इंडस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में। तो इट रिक्वायर्स वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए, ताकि जो प्लांटेशन एरिया है वो इंडस्ट्रीज से कनेक्ट हो सके, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में सामान बनेगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर को यूज़ करके, प्लांटेशन क्रॉप्स को यूज़ करके। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक सामान पहुंचाया जाएगा, आगे जब इंडस्ट्रीज में सामान बन जाएगा तो उसको मार्केट्स तक पहुंचाया जाएगा। तो इन तीनों की कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। तो इसलिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ये कनेक्टिविटी मैंडेटरी है। तो इन इंडिया जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं क्योंकि प्लांटेशन में सिंगल, एक आपने बड़ा लैंड ले लिया और उस पर आपने एक ही क्रॉप उगाई है, दूसरी क्रॉप नहीं उगाई है, और वो सारी किसके लिए, सेल के लिए। मतलब 100 में से अगर 10% आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई नहीं है, पर मोस्टली जो होता है प्रोडक्शन वो सेल के लिए होता है। तो इट इज़ प्रैक्टाइज इन कौन कौन से एरिया में प्रैक्टाइज की जाती है, ये असम, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। इन एरियाज़ में इनको, मतलब इन एरियाज़ में प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में समझ आ गया होगा। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, इनके फीचर्स जो हैं जो आप एक जैसे लिख सकते हैं, पर प्लांटेशन में आपने सिंगल कैश क्रॉप ज़रूर लिखना है। तो ये हमारी थर्ड टाइप की फार्मिंग थी। तो हमारी तीनों टाइप्स की फार्मिंग हो गई है फिनिश। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मैंने ये नहीं बताया था कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन से एरियाज़ में होती हैं। तो आपका ये गूगल वर्क है, आपका ये होमवर्क है, आप मुझे सर्च करके बताएंगे कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन से एरियाज़ में की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।